नमस्कार। मेरा नाम पूजा है और मैं एक छोटे से गांव में रहती हूँ। मेरी कहानी ऐसी है जिसे सुनकर आपके होश उड़ने वाले हैं। मैं जितनी जवान थी उतनी ही खूबसूरत भी, और पढ़ी लिखी तो मैं थी ही। अपने कॉलेज के दिनों में ही मेरी दोस्ती एक लड़के से हुई। धीरे धीरे दोस्ती कब प्यार में बदल गई पता ही नहीं चला, और उसके बाद ये शादी तक भी पहुंच गई। मैं अपने माता पिता की इकलौती बेटी हूँ। मेरे पापा की तो मृत्यु बहुत साल पहले हो गई थी, पर माँ भी अब बीमार रहने लगी थी। इसलिए मेरी माँ चाहती थी कि उनके जीते जी वो मुझे डोली में विदा कर दे। जब मैं कॉलेज में आई तो मेरी माँ ने मेरे लिए रिश्ते देखने शुरू कर दिए थे। मेरी शादी कहीं और ना हो जाए, इस डर से मैंने उस लड़के को कहा कि वो अपने घर में मेरे लिए बात करे, क्योंकि मेरी माँ मेरे लिए अब रिश्ता ढूंढ रही है। जिसको मैं प्यार करती थी उसका नाम अंकित था। उसने अपने परिवार में बात करके मेरे घर रिश्ता भेजा और सभी की रजामंदी से हमारी शादी बहुत अच्छे से संपन्न हुई। मेरी जिंदगी बहुत अच्छी चल रही थी। अब मैं अपने पति के साथ ही एक छोटे से गांव में रहती थी। अंकित की नौकरी बहुत अच्छी थी, अच्छा कमा लेते थे वो, पर वो शहर में काम किया करते थे। मेरे घर में मेरे सास ससुर भी थे और एक ननद थी, लेकिन उनकी शादी हो गई थी तो वो दूसरे शहर रहती थी। कभी कभी आया करती थी हमारे पास मिलने के लिए। यही सब देखते देखते साल भर गुजर गया मेरी शादी को। कुछ समय बाद मैंने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया। मेरे ससुराल में सभी लोग बहुत खुश थे, हमारा जीवन अच्छा चल रहा था। पर पता नहीं अचानक मेरे हंसते खेलते परिवार को किसकी बुरी नजर लगी। जब मेरी बिटिया 7 साल की हुई तो मेरे पति को हार्ट अटैक आया और उनकी वही मौके पर मौत हो गई। पूरे घर को मेरे पति अकेले ही चलाया करते, क्योंकि मेरे ससुर ज्यादा पैसे नहीं कमाते थे। वो नाई का काम करते थे, तो थोड़ा बहुत वहां से भी आ जाया करता था। लेकिन पति के जाने के बाद अब हमारी स्थिति दिन ब दिन बिगड़ने लगी। मेरे पति के जाने के बाद मेरे ससुर जी ने अब एक नया काम शुरू किया। जैसा कि मैंने आपको बताया कि वो नाई थे, पर पहले तो वो सिर्फ मर्दों के बाल काटा करते थे, लेकिन पिछले कुछ समय से वो लड़कियों के बाल काटने लगे थे, वो भी आधी रात को। वो लड़कियों को आधी रात को छत पर ले जाया करते थे। ऐसे ही चलते हुए काफी समय गुजर गया था। मुझे ये बात तो शुरू से ही बहुत अजीब लगी थी कि आखिर लड़कियों के बाल आधी रात को काटने की ही जरूरत क्या है। वो छत पर अक्सर ये काम तब किया करते थे जब मैं और मेरी बेटी हम दोनों ही सो जाते थे। मेरे मन में बहुत से सवाल थे कि आखिर आधी रात को बाल काटने का क्या मतलब है, वो भी एक जवान लड़की का। एक दिन मैंने सोचा कि आज जाकर मैं देखती हूँ कि आखिर वो ऐसा क्या करते हैं छत पर। धीमे धीमे कदमों से छत पर जाने लगी मैं। आसमान में तारे चमक रहे थे। आज का मौका अच्छा था कि मैं ये जान सकूं कि आखिर वो आधी रात को लड़कियों को छत पर क्यों लेकर जाते हैं। बाल काटने का काम तो दिन में भी किया जा सकता है, लेकिन परेशानी ये थी कि जब मैं थोड़ा सा ऊपर पहुंची तो मैंने देखा मेरी सास वहीं पर पहरा दे रही थी। इसलिए जिस दबे पांव मैं ऊपर जा रही थी वैसे ही वापस नीचे आ गई, क्योंकि छत के दरवाजे के बिल्कुल बाहर मेरी सास खड़ी थी। आज का दिन भी कुछ ऐसा ही था जब मेरे ससुर एक जवान लड़की को छत पर लेकर गए उसके बाल काटने के लिए। उनके हाथ में बाल काटने के औजार भी दिख रहे थे। मैंने ऊपर जाने की बहुत बार कोशिश की थी, लेकिन हर बार मेरी सास वहीं बाहर पहरा दे रही होती थी। कभी कभी तो मुझे अचंभा भी होता था कि कैसे मेरी सास अपने पति के साथ एक जवान लड़की को आधी रात घंटों छोड़ सकती है। आज की रात जब मेरे ससुर एक जवान लड़की को छत पर लेकर गए तो मेरी सास घर में नहीं थी। मैंने पूरे घर में देखा था, पर वो मुझे कहीं दिखी ही नहीं, पता नहीं कहाँ चली गई थी। मैंने सोचा कि ये एक अच्छा मौका है, मैं फटाफट देखकर आ जाऊंगी कि आखिर वो क्या कर रहे हैं, क्योंकि ससुर जी को लड़कियों के बाल काटने में कुछ नहीं तो लगभग घंटे भर का समय तो लगता ही था। जैसे आपके मन में सवाल आ रहे हैं ना, ऐसे ही मेरे मन में भी हजारों सवाल थे कि कहीं वो जवान लड़कियों के साथ गलत काम तो नहीं करते। बाल काटने के लिए आधी रात का होना क्यों जरूरी था? दिन में भी तो ये काम किया जा सकता था। यही सब सोच सोचकर मन में बहुत बेचैनी होने लगती थी। आज मेरी सास भी घर पर नहीं थी और मुझे जानकर ही रहना था कि आखिर ऊपर चल क्या रहा है। आप जानते हैं कि जब मेरे ससुर छत पर लड़की के बाल काटा करते थे तो छत का दरवाजा भी बंद रखते थे। ना तो मेरी सास वहां जा सकती थी और ना ही उस जवान लड़की के घर वाले। भगवान जाने लड़की के घर वालों को कैसे इतना भरोसा था कि वो जवान लड़की को उनके साथ भेज दिया करते थे। आज मैं दबे पांव लगभग आधी से ज्यादा सीढ़ियां चढ़ चुकी थी। रात से पर्दा बस उठने ही वाला था कि अचानक मुझे किसी के आने की आहट महसूस हुई। मुझे फिर ना चाहते हुए भी नीचे उतरना पड़ा। जैसे ही नीचे उतरने लगी तो देखा मेरे पीछे मेरी सास थी। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे घसीटते हुए नीचे ले आई। इतने ज्यादा गुस्से में थी, ऐसा लग रहा था कि अभी वो मुझे कच्चा ही चबा जाएंगे। उन्होंने मेरी बाजी को इतने कस के पकड़ रखा था। वो चिल्लाते हुए कहने लगी, तुम ऊपर क्या कर रही थी? तुम्हें कितनी बार कहा है ना, जब तुम्हारे ससुर जी बाल काट रहे होते हैं तो वहां मत जाया करो।
मेरे मुंह से तो मानो आवाज ही नहीं निकल रही थी। तब भी मैंने थोड़ा हकलाते हुए कहा कि वो माँ जी, मुझे कुछ नीचे घबराहट हो रही थी तो सोचा थोड़ा छत पर घुमाती हूँ। मेरी बात को सुनकर मेरी सास मुझ पर और तेज चिल्लाने लगी। कहने लगी कि तुम जानती नहीं हो, आज नेहा आई है अपने बालों को उतरवाने के लिए, फिर तुमने सोच भी कैसे लिया कि तुम छत पर घूम लोगी? तुम क्या चाहती हो कि तुम्हारे ससुर का काम बंद हो जाए? जब से मेरा बेटा गया है तब से तुम्हें और तुम्हारी बेटी को वही पाल रहे हैं। तुम दोनों की जिम्मेदारी उन्होंने ही उठा ली है अपनी इस उम्र में भी, और एक तुम हो जो उनके काम के पीछे पड़ी हो। ससुर जी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता अगर कोई उन्हें उनके काम के बीच में उनको परेशान करे, तो आगे से ऊपर जाने की कोशिश भी मत करना, खास तौर पर जब तक वो किसी के बाल काट रहे हों। अपनी सास की सारी बातों को मैं चुपचाप सर झुकाए सुन रही थी। ये बात मुझे बहुत अजीब लगी कि मेरे ससुर मुझे और मेरी बेटी को पाल रहे थे, क्योंकि मेरे पति जिंदा नहीं थे। मैं बिल्कुल खामोश हो गई थी। मुझे अपने ससुर से हमेशा से ही डर लगता था। जब मेरे पति थे तब वो भी अपने पापा से कम ही बात किया करते थे, और अब तो मेरे ससुर जी की इतनी अजीब और गरीब हरकतों को देखकर मैं वैसे ही उनसे दूर रहने लगी थी। मैं अपने सास ससुर को ज्यादा नाराज नहीं कर सकती थी। अगर वो मुझसे नाराज हो जाते तो मेरा और मेरी बेटी का क्या होता? हमारी तो परेशानियां ही बढ़ जाती। मैं चुपचाप अपनी सास से वहीं पर माफी मांग ली और कहा कि माँ जी, आज के बाद मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी। मेरी सास मुझे कहने लगी, जाओ अब अपने कमरे में जाकर चुपचाप सो जाओ। पर मेरे ससुर जी की हरकत थी कि मेरे दिमाग से जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। अपने कमरे में जाते हुए मैं यही सोच रही थी कि इतना भी क्या सन्नाटा चाहिए था मेरे ससुर जी को एक लड़की के बाल काटने के लिए। पहले तो वो जब दुकान पे थे तो इतने लोगों के सामने ही बाल काटा करते थे, लोग आते जाते थे, फिर अचानक आधी रात को बाल काटने की क्या जरूरत है? मुझे हमेशा यही लगता था कि मेरे ससुर जी मेरी बेटी से कम प्यार करते हैं। मैंने हमारे आस पड़ोस में भी बहुत सारे दादाओं को अपनी पोतियों से बहुत प्यार करते हुए देखा था, लेकिन मेरे ससुर जी ने तो मेरी बेटी पर इतनी पाबंदियां लगा रखी थी, उसके लिए कभी कभी सांस लेना तक मुश्किल हो जाता था। अक्सर उसको यही बोला करते थे कि अब तेरे पापा यहाँ नहीं है तो तू मेरी ही जिम्मेदारी है। 7 साल की बच्ची थी वो, इतनी कम उम्र की बच्ची पर इतना रोक टोक, ये बात मुझे समझ नहीं आती थी। अभी तो उसके खेलने कूदने की उम्र थी, कोई जवान तो थी नहीं वो जो उसको इतना संभाल कर रखने की जरूरत थी। बिना मेरे ससुर जी के पूछे मेरी बेटी ना तो कभी घर से बाहर निकल सकती थी और ना ही किसी और से मिल सकती थी। अपने दोस्तों से भी वो बेचारी नहीं मिल पाती थी। उसको स्कूल भी मेरे ससुर जी लेने और छोड़ने जाया करते थे ताकि वो कहीं किसी से बात ना कर ले। कभी कभी तो अपने ससुराल में मुझे घुटन महसूस होती थी, मन करता था कि सबको छोड़कर कहीं चली जाऊं, लेकिन जाती भी कहाँ। आपको याद है ना, मैंने आपको बताया था कि मेरे पापा तो पहले ही इस दुनिया से चले गए थे और मेरी माँ की तबीयत भी मेरी शादी के पहले ही खराब रहने लगी थी। शादी के कुछ समय बाद ही मेरी माँ भी इस दुनिया से चली गई। मायके के नाम पर मेरे पास कुछ था ही नहीं, तो मेरे पास कोई रास्ता ही नहीं था यहाँ से कहीं भी जाने का। समय के साथ साथ मेरे ससुर जी ने दुकान पर जाना बिल्कुल बंद कर दिया। अब वो महीने में 2 से 3 बार बाल काटा करते थे, वो भी सिर्फ जवान लड़कियों के। जब से वो अपना ज्यादा समय घर पर बिताने लगे थे तब से तो घुटन और ज्यादा बढ़ गई थी इस घर में, क्योंकि उनकी नजर हमेशा मुझ पर और मेरी बेटी पर रहती थी। हम क्या कर रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं, सब कुछ वो देखते रहते थे। मैं एक बहुत ही चुलबुली लड़की थी, हमेशा हंसती बोलती रहती थी, लेकिन मेरे ससुर जी से ज्यादा बात नहीं हो पाती थी, क्योंकि कई बार मैंने उनसे बात करने की कोशिश की थी पर वो ज्यादातर समय तो उनका मूड ही खराब रहता था। हाँ, ये जरूर है कि मेरी सास से मेरी अच्छी बातचीत हो जाया करती थी, लेकिन उनको भी उस दिन अपने ऊपर इस तरीके से चिल्लाते हुए देखकर मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। मेरे ऊपर तो वो चिल्ला लेती थी, लेकिन अपने पति के सामने वो हमेशा डरी सहमी सी रहती थी। मुंह से चूंकि आवाज तक नहीं निकलती थी उनकी मेरे ससुर जी के सामने। अब मुझे आपको ये बताने की जरूरत तो है नहीं कि उनकी शादी को कितना समय हो गया होगा, लेकिन तब भी वो अपने पति के सामने ना तो ज्यादा जाया करती थी और ना ही बोलती थी। मेरे ससुर जी ने जो कह दिया वही आखिरी बात होती थी। अपने ससुर जी की दिन ब दिन इतनी हरकतों को देखते हुए मुझे अब उनसे नफरत सी होने लगी थी। अब मेरी बेटी भी छोटी नहीं थी, सालों गुजर गए थे। मेरी बेटी भी अब जवान हो रही थी, उसको अब सब कुछ समझ आने लगा था। वो अक्सर मुझसे सवाल किया करती थी कि दादाजी लड़कियों को आधी रात को छत पर क्यों लेकर जाते हैं। अब मैं उनको क्या जवाब दूं, आप ही बताइए। क्या समझाऊं मैं उसे कि दादाजी हमेशा जवान लड़कियों के बाल ही क्यों काटते हैं। आप भी सोच रहे होंगे कि आखिर उन जवान लड़कियों के घर वाले कैसे अपनी बेटी को आधी रात को मेरे ससुर जी के पास भेज देते थे, वो भी एकांत में बाल कटवाने के लिए।
तो इस बात का जवाब मैं आपको देना चाहूंगी। दरअसल पूरे गांव में मेरे ससुर जी इस बात के लिए मशहूर थे कि वो जिस भी लड़की के बाल काटते हैं उनकी जवानी बेहद खूबसूरत हो जाती है, उसका भाग्य भी रोशन हो जाता है। शादी के बाद उसको हमेशा अच्छा ससुराल और अच्छा पति मिलता है। वो अपनी शादीशुदा जिंदगी खुशहाल गुजरती है। देवता का आशीर्वाद है मेरे ससुर जी के हाथों में कि जो भी बालिक होने के बाद उनसे अपने बाल कटवाएगा उसको ये सब मिलेगा। यही वजह थी जिस वजह से बालिक लड़कियों के घर वाले अपनी जवान बेटी को आधी रात को बाल कटाने भेज दिया करते थे। नहीं तो आप ही सोचिए 18 साल के बाद कब कौन सी लड़की अपने सारे बाल मुंडवाती है। लेकिन हमारे गांव में तो जैसे ये एक रिवाज सा हो गया था। एक दिन मेरी पड़ोस में ही रहने वाली लड़की बालिक हुई तो उसके घर वालों ने भी मेरे ससुर के पास उसके बाल मुंडवाने के लिए भेजा। इस बार मैं थोड़ा खुश थी क्योंकि मैंने तो सोच लिया था कि चलो ये तो पड़ोस की बात है, अगले दिन जाकर उस लड़की से ही पूछूंगी कि आखिर ऊपर होता क्या है। आज जब वो अपने बाल मुंडवाकर चली गई तो सबसे छुपते छुपाते अगले दिन मैं उसके घर पहुंची। उसके घर में एक अजीब सा सन्नाटा था। मैंने उस लड़की से, उसकी माँ से, दोनों से ही बात करने की बहुत कोशिश की कि मुझे कुछ पता चल पाए कि क्या हुआ था रात को लड़की के साथ। वो ना हाँ में जवाब दे रही थी और ना ही ना में। मैंने काफी देर कोशिश की कि वो कुछ बोले क्योंकि जिस लड़की के बाल कटे थे वो काफी चुलबुली और हंसमुख थी, बिल्कुल मेरी तरह। लेकिन वो कुछ बोल ही नहीं रही थी। एक बार तो मुझे ऐसा लगा कि शायद वो जवान हो रही है और उसके बाल मुंड गए, इस वजह से उसे अच्छा नहीं लग रहा होगा या उसे झिझक हो रही होगी। लेकिन उसकी माँ का नाम बोलना एक शक पैदा कर रहा था कि जरूर कुछ गलत हुआ है। कुछ देर बाद मैं अपने घर वापस आ गई। अब तो इस बारे में पता लगाना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया था। मैंने कई बार अपनी बेटी को भी छत पर भेजने की कोशिश की, पर हमेशा की तरह मेरी सास वहीं खड़ी रहती थी और फिर बार बार मेरी सासू माँ का ये कहना कि मुझे मेरी बेटी को वो पाल रहे हैं, कभी कभी मेरी बर्दाश्त के हद से बाहर हो जाता था। वो कहते हैं ना, जब आपका हाथ किसी के नीचे दबा हो तो आप अपने मन का कुछ कर नहीं सकते। मेरे ससुर जी ही मेरी बेटी की पढ़ाई का पूरा खर्च उठा रहे थे। मैं चाहती थी कि अगर उसके पापा नहीं हैं तो कम से कम वो पढ़ लिख कर एक अच्छी नौकरी कर ले, उस अच्छे घर में उसकी शादी हो जाए। इस वजह से भी मैं अपने सास ससुर की हर बातें सह जाती थी क्योंकि डर लगता था कि अगर उन्होंने हम दोनों को घर से निकाल दिया तो हम दोनों कहाँ जाएंगे। एक दिन तो मेरा शक लगभग यकीन में बदल गया था। आधी रात का समय था जब मैं पानी पीने के लिए उठी थी। उस लड़की को मैंने बाहर जाते हुए देखा था अपना सर मुंडवाने के बाद। इस समय मेरे ससुर जी भी नीचे उतर रहे थे। उनकी हालत बहुत खराब लग रही थी, बहुत ज्यादा थके थे वो। एक बात का और मैंने ध्यान दिया था कि जब वो ऊपर गए थे तो उन्होंने काले कपड़े पहने थे और जब नीचे आए हैं तो उनके कपड़े बदले हुए थे। उनकी सांस फूल रही थी। अब मुझे यकीन हो गया था कि जो मैं और आप सोच रहे हैं वही सच है। एक दिन जब मेरे ससुर जी अपने कमरे में सो रहे थे और मेरी सास बाहर वरांडे में, मैंने देखा कि मेरी सास चुपचाप अपने आंसू बहा रही थी। मैं उनके पास गई और उनसे पूछा कि माँ जी क्या बात है, आप क्यों रो रही हैं? तो उन्होंने मुझे देखते ही अपने आंसू पोंछ लिए और कहा कि कुछ नहीं। मैंने पूछा आपकी तबीयत ठीक है? तो वो कहने लगी हाँ बिल्कुल ठीक है। तुम बताओ तुम्हें कुछ काम है मुझसे? मैंने ना में सिर हिलाया और मैं वहां से चली गई। पर मैं जानती हूँ कि मेरी सास झूठ बोल रही थी। वो रो रही थी उस दिन। एक दिन मैं और मेरी बेटी बैठकर टीवी देख रहे थे कि मेरी सास वहां पर आई और हमारे पास बैठ गई। मेरी बेटी के माथे को चूमा और उसे बहुत प्यार किया। आगे वो मुझसे कहने लगी कि बहू देखो, मैं चाहती हूँ कि अब हमारी पोती भी अपने दादा से बाल मुंडवा ले। तुम तो जानती हो कि उनको देवता का आशीर्वाद है। हमारी पोती जब बाल मुंडवा लेगी तो उसकी जिंदगी में भी सिर्फ खुशियां ही खुशियां होंगी। उनकी बातों को सुनकर तो मानो मेरे तले पैरों तले जमीन ही खिसक गई। मैंने इन सब बातों में कभी यकीन किया ही नहीं था कि ऐसा कुछ भी हो सकता है। मुझे बात कहीं से ठीक नहीं लग रही थी कि मेरी बेटी के बाल मुंडवा दिए जाएं। अब दूसरी लड़कियों के लिए तो मैं कुछ नहीं कर सकती थी, पर मैं अपनी बेटी को ऐसे उनके हाथ में आधी रात को नहीं दे सकती थी। अपनी दादी की बात सुनकर मेरी बेटी रोते हुए अपने कमरे में चली गई। वो बोल रही थी कि मैं अपने बाल किसी हालत में नहीं कटवाऊंगी। मैं भी अपनी बेटी के पीछे पीछे कमरे में चली गई। मेरी बेटी बहुत ज्यादा रो रही थी, बस यही बोले जा रही थी कि वो बाल नहीं कटवाना चाहती। इतने में मेरी सास भी हमारे कमरे में आ गई। मेरी बेटी को समझाने लगी कि बेटा, जब गांव के दूसरे लोग तुम्हारे दादा के हाथों के यश का फायदा उठाते हैं तो तुम क्यों नहीं उठाना चाहती? मुझे कहने लगी कि क्या तुम नहीं चाहती कि तुम्हारी बेटी को भी अच्छा घर परिवार मिले? तुम क्यों नहीं समझती? और रही बात दादा के हवाले आधी रात को अपने बच्चे को करने की, तो क्या पूरे गांव की लड़कियां नहीं आती? तो तुम्हें किस बात का डर है? क्या तुम अपने ससुर जी पर भरोसा नहीं है? अब मैं अपनी सास को क्या बोलती? उनके इतने समझाने के बाद भी मैंने अपनी सास को बोला कि नहीं माँ जी, मैं अपनी बेटी के बाल मुंडवाना नहीं।
हम दोनों के ही इतना मना करने के बावजूद मेरी सास ने मेरे ससुर जी को हमारे कमरे में बुलाया और कहने लगे कि देखिए आपकी पोती अब बड़ी हो गई है और उसके भी बाल उतरवाने का अब समय आ गया है। इस बात को सुनकर मेरे ससुर जी की तो जैसे हवाइयां ही उड़ गई। मेरे ससुर जी कहने लगी कि क्या हमारी पोती बालिक हो गई है? तो मेरी सास ने हाँ में जवाब दिया। मुस्कुराते हुए वो कहने लगे कि अब हम अपनी पोती का विवाह बहुत ही अच्छे से करेंगे, उससे पहले उसके बालों पर आपका हाथ लगना बहुत जरूरी है। इतना कहने के बाद उन्होंने मेरी बेटी को मेरे ससुर जी के साथ छत पर भेज दिया। मेरी बेटी रोती रही, चीखती रही, लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। मैं भी अपनी सास के आगे हाथ पैर जोड़ रही थी कि मेरी बच्ची को ना लेकर जाए, लेकिन वो थी कि वो सुन ही नहीं रही थी। बस यही कह रही थी कि तुम्हें समझ नहीं आएगा, पर हम भी अपनी बच्ची के लिए ही ये सब कुछ कर रहे हैं। कल को जब उसको अच्छा पति, अच्छा ससुराल मिलेगा तो क्या तुम्हें खुशी नहीं होगी? सोचो, मेरे बेटे की आत्मा को कितनी शांति मिलेगी जब वो देखेगा कि उसकी बेटी की जिंदगी इतनी अच्छी हो गई है। मुझे अपनी सास की इन सभी बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं था। मैं इस तरीके के अंधविश्वास को कभी मानती ही नहीं थी। नीचे यही सब कुछ चल रहा था कि सीढ़ियों से मेरी बेटी बहुत जोर से रोती बिलखती हुई उतरी और आकर मेरे गले लग गई। मेरी सास के चेहरे का तो जैसे रंग ही उड़ गया। उसके बाल भी सही सलामत थे। मैं उस समय इतने गुस्से में आ गई थी कि मैंने अपनी बेटी का हाथ पकड़ा और उसे लेकर अपने कमरे में गई और अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी थी। अंदर जाकर मैंने अपनी बेटी से पूछा, बेटा दादाजी ने तुम्हारे साथ क्या किया? तो वो कहने लगी, मम्मी पहले दादाजी मेरे सामने आकर बैठे, फिर मुझे अपने करीब करने की कोशिश करने लगे। तब तो मानो मेरी जान ही निकल गई। मैं उनसे खुद को छुड़ा रही थी, लेकिन जैसे ही मैंने उनकी आंखों में देखा तो उनकी आंखों में आंसू बह रहे थे। मैंने दादाजी से पूछा कि दादाजी आप क्यों रो रहे हैं? उन्होंने तुरंत मुझे अपने गले से लगा लिया और जोर जोर से रोने लगे। मुझे उनकी आवाज में बहुत दर्द महसूस हो रहा था माँ। उसके बाद मेरी बेटी ने जो मुझे बताया उसे सुनकर तो मेरे होश ही उड़ गए। मेरी बेटी कहने लगी कि दादाजी ने मुझे गले लगाते हुए कहा कि बेटा मैं तेरे साथ कभी कुछ गलत नहीं कर सकता। तू तो मेरे बेटे की इकलौती निशानी है, मेरे जिगर का टुकड़ा है। तेरे साथ ना तो मैं कुछ गलत कर सकता हूँ और ना ही कभी होने दूंगा। उनकी बातें मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी, तो मैंने उन्हें कहा कि दादाजी आप साफ साफ बताइए कि आप क्या कह रहे हैं। उसके बाद उन्होंने मुझे बस इतना ही कहा कि जाओ अपनी माँ के पास वापस चली जाओ, और मैं आपके पास आ गई। अपनी बेटी की बातों को सुनकर मैं वहां से सीधा अपने ससुर जी के कमरे की तरफ बढ़ी। जब वहां पहुंची तो वहां का नजारा कुछ अलग ही था। मेरे ससुर जी मेरी सास के कदमों में बैठकर रोते हुए उनसे माफी मांग रहे थे। उन दोनों को ही इस तरीके से देखकर मैं काफी परेशान हो गई। मुझे कुछ समय समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर चल क्या रहा है। मैंने अपने ससुर जी से पूछा कि आखिर बात क्या है, मुझे सच सच बताइए, आप ऐसे क्यों रो रहे हैं? मेरे और मेरी बेटी की आंखों में आंसू को देखकर वो मेरे पास आए और मुझसे कहने लगे कि बेटा आज मैं तुम्हें सारी सच्चाई बताता हूँ। हो सकता है कि इसे सुनकर तुम्हारे हाथ पैर कांपने लगे। वो मुझे रोते हुए कह रहे थे कि बहुत साल पहले इस गांव का चौधरी का मैं नाई हुआ करता था। वो हमेशा सिर्फ मुझसे बाल कटवाते थे और किसी से भी नहीं। पर वो बहुत अय्याश तरीके के आदमी थे, जो आदत मुझे बिल्कुल पसंद नहीं थी। उसने मुझे कुछ महीने में ही नौकरी से निकाल दिया और अपने एक नए काम के बारे में बताया। उस काम को सुनने के बाद मैं बिल्कुल भी तैयार नहीं था वो काम करने के लिए, इसलिए मैंने चौधरी साहब को मना कर दिया और मैं उनका ये काम नहीं कर पाऊंगा, और मैंने गांव में ही छोटी सी दुकान खोली। अब जब तक बेटा कमाता था तब तक मुझे ज्यादा जरूरत पड़ती ही नहीं थी पैसे की। थोड़ा बहुत कमा लेता था तो जर चल जाता था, लेकिन बेटे के गुजर जाने के बाद तुम तो जानती हो बहू कि हमारे घर की क्या हालत हो गई थी। जितना मैं कमाता था उसमें गुजारा बहुत मुश्किल था। इसलिए एक दिन मैं वापस चौधरी साहब के पास गया और मैंने उन्हें कहा कि आपने मुझे जो काम बताया था वो मुझे मंजूर है। अब चौधरी ने पूरे गांव में ये बात फैला दी कि हाँ, मेरे हाथों में देवता का आशीर्वाद है, मैं जिसको भी छूता हूँ वो सोना बन जाता है। एक बार उसने अपना सर मुझसे मुंडवा लिया और पूरे गांव में ये बात फैला दी क्योंकि उसने अपना सर मुझसे मुंडवाया है, इसलिए उसकी दिन दुगनी और रात चौगुनी तरक्की हो रही है। हमारे गांव के लोग तो इतने भोले हैं कि उन्होंने बहुत आसानी से उसकी बातों पर यकीन कर भी लिया। साथ साथ चौधरी ने यह भी कहा कि उसने अपनी एक बेटी का भी सर मुंडवाया है। उससे उसका पति और उसका ससुराल उसे बहुत अच्छे मिले हैं। आग की तरह ये बात पूरे गांव में फैल गई। अब से जो भी बालिक लड़की होती उसके माँ बाप अपनी बेटी को मेरे पास इस उम्मीद में ले आते कि अगर वो मुझसे अपना सर मुंडवा लेगी तो उसका जीवन सुधर जाएगा, अच्छा ससुराल, अच्छा घर मिलेगा। पहले तो मैं चौधरी की साजिश को समझ नहीं पाया था, तो मुझे यही लगा कि होगा उसका कोई मकसद। तो मैं रात के अंधेरे में लड़कियों के बाल उतार दिया करता था। उसके बाद में चौधरी मुझे बहुत पैसे दिया करता था। मुझे इसमें कुछ गलत भी नहीं लगता था।
लेकिन काफी समय बाद मुझे तुम्हारी सास से ये बात पता चली कि मैं जिस भी लड़कियों के बाल उतारता हूँ चौधरी उसके साथ गंदे काम करता है। चौधरी की साजिश ये थी कि जब भी कोई गंजी लड़की गांव में नजर आती तो वो समझ जाता था कि वो लड़की बालिग हो गई है और वो उसके साथ गंदे काम करता था। चौधरी की इतनी पहुंच थी कि उसके आगे कोई भी अपनी जुबान खोल नहीं सकता था। उसके घर वालों को इतना मजबूर कर दिया जाता था कि वो अपनी बेटी उनके घर भेजनी ही पड़ती थी और ये काम सालों से चलता आ रहा था। मैं भी इस काम में बराबर का भागीदार हूँ, लेकिन आज जब मेरी खुद की पोती पर यह बात आई तो ना तो मुझ में हिम्मत रही और ना ही आगे से ऐसा कुछ करने की औकात। बेटा, अब तो मैंने सोच लिया है कि अब हम बहुत जल्दी ये गांव छोड़कर चले जाएंगे, लेकिन उससे पहले मुझे अपने गांव की बच्चियों को बचाना है। जब तक मैं अनजान था तब तक ये बात दूसरी थी, लेकिन आज जब मैं ये बात जान गया हूँ और जब बात मेरी पोती पर आई तब मुझे में हिम्मत भी आई है कि मैं उन बच्चियों को भी बचा सकूं। मैं कल ही गांव के टीचर को एक खत लिखकर जाऊंगा और उसमें अपनी सारी सच्चाई बता दूंगा, चौधरी की भी। मुझे पूरी उम्मीद थी कि वो गांव वालों को अपने तरीके से समझा लेंगे और सब ठीक हो जाएगा। 2-4 दिनों के अंदर ही हम सभी गांव को छोड़कर दूसरी जगह चले गए। मेरे ससुर जी ने एक कमरा वहां किराए पर ले लिया था। अब मेरी बेटी और मैं, हम दोनों ही नौकरी करते थे। मैं पढ़ी लिखी थी तो मुझे नौकरी ढूंढने में ज्यादा परेशानी भी नहीं हुई। सासू माँ भी कपड़े सिल लिया करती थी, थोड़ा बहुत वो भी काम कर लिया करती थी। मेरी ससुर जी की उम्र हो चुकी थी तो हम नहीं चाहते थे कि वो काम करें, लेकिन तब भी वो अपनी जिद में थोड़ा बहुत कमा लिया करते थे। हमारे घर का गुजारा बहुत अच्छे से चल रहा था और हम अच्छी जिंदगी जी रहे थे। हमें पता चला कि टीचर ने पुलिस की मदद से चौधरी को पकड़वा दिया है। मेरे ससुर जी को बस एक अफसोस रहा कि उनके कुछ पैसों के लालच के चक्कर में बहुत सी लड़कियों की जिंदगी खराब हो गई। वो कहते हैं ना, जब तक कोई चीज खुद पर नहीं पड़ती तब तक समझ नहीं आती। आज जब बात मेरे ससुर जी की खुद की पोती पर आई तो उनको सब कुछ नजर आने लगा। जितने संवेदनशील हम अपनों को लेकर होते हैं उतना ही संवेदनशील हमें दूसरों को लेकर भी होना चाहिए। आई होप आपको कहानी पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी है तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने प्यारे से कमेंट नीचे ड्रॉप कर दीजिए। मिलूंगी आपसे नई कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।